थर्ड चॅप्टर शाल. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. कौन? राघव जाधव जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि एक बार वो पु ल देशपांडे करके एक राइटर है, ये भी उसके पास गया था. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. यानी काम होने पे मैं निघण्याच्या बेतात, बेतात यानी विचारात, निकलने के लिए सोच रहा था. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले. यानी सुनीताबाई कौन थी? पु ल देशपांडे की वाइफ. उनकी वाइफ ने उनको रोका व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? यानी आपको शाल दूंगी तो चलेगा क्या? क्वेश्चन किया है. देखो यहाँ पे ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ऐसी ऐसी सेंटेंस बहुत बार पंचुएशन में भी आती है, ध्यान रखना ये चीज़. मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांची मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. यानी मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया, चलेगा. और सुनीताबाई और उनके पु ल देशपांडे दोनों ने मिलकर मुझे शाल दी. उसका मुझे बहुत ही गौरव फील हुआ, प्राउड फील हुआ. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. यानी उसने जो शाल दी वो मैंने अपनी खोली के सूटकेस में डाल दी, यूज़ तो कभी किया ही नहीं. पुढे वाईला, वाई इज अ प्लेस. विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. विश्वकोश यानी हमारा एनसाइक्लोपीडिया, जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना एनसाइक्लोपीडिया में, डिक्शनरी जैसा, उसका अध्यक्ष करके ये गए थे. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. प्राज्ञ यानी जो लर्न पर्सन, नदी के बाजू में जो लर्न हॉस्टल जैसा रहता है जहाँ बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं, उधर मैं रहता था. खोलीच्या दक्षिणेकडील, दक्षिण यानी साउथ साइड में, खिड़कियाँ कृष्णा नदीच्या चिंचोड़िया प्रवाहावर होती है. यानी वहाँ उसकी रूम की जो विंडो थी वो साउथ साइड की कृष्णा नदी की चिंचोड़िया, चिंचोड़िया यानी नैरो फ्लो हो रहा था. पानी का फ्लो एकदम नैरो वहाँ से फ्लो होता था. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मुले एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याचे उद्योगत होती. यानी ठंडी का टाइम था. वहाँ पे एक औरत मासे यानी फिश, वहाँ किनारे पे बैठ के फिश पकड़ रही थी और अपना छोटा बच्चा जो था उसको एक टोपली में रखा था. तिचे बाळ कड़कड़ाचे ठंडीने कुड़कुड़त रोड़त होते. यानी ठंडी के कारण वो छोटा बच्चा रो रहा था. पण आई तिकडे बघत नव्हती. लेकिन आई उधर नहीं देख रही थी. मला मात्र राहावले नाही. मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली. पुलकित याने वही गरम शाल निकाली. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या. यानी 5-50 का 5 नोट निकाला व त्या बाईला हाक मारली आणि वो लेडी को बुलाया. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस. यानी उसने उसको बुला के क्या बोला, पहले शाल वो बच्चे को लगा, उसको ठंडी लग रही, रो रहे, उसको लगा, फिर वो मछली पकड़ के बैठ. मी घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उपपेक्षा अधिक होती. यानी ऊब यानी वर्मनेस. तो कह रहे कि वो शाल ज़्यादा वर्म थी कि वो घटना की वर्मनेस ज़्यादा गर्म थी. उसने वहाँ पे ये कहा है कि यह घटनेची ऊब यानी ये जो घटना थी, छोटा बच्चा ठंडी से रो रहा था, उसकी मम्मी ध्यान नहीं दे रही थी, वो ज़्यादा ये था गर्मी पैदा करने वाला दृश्य, बल्कि वो शाल से ज़्यादा ये गर्मी पैदा करने वाला दृश्य बड़ा था. सेकंड पार्ट, वो पार्ट ख़त्म हो गया. अभी ये सेकंड पार्ट, अलग अलग स्टोरीज़ है, 3 स्टोरीज़ है इसमें. देखो, कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत. यानी अब यहाँ कवि नारायण सर्वे जो था, बहुत सी कवि ये सभा सम्मेलन में जाते थे. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. साहित्य यानी लिटरेचर के इसके अध्यक्ष भी हुए. परिणामात त्याच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. अहोरात्र यानी डे नाइट हर टाइम प्रोग्राम ही प्रोग्राम रहते थे उनके. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत रहे. यानी हर एक प्रोग्राम में उनको श्रीफळ यानी नारियल और शाल तो मिलता ही था सम्मान के रूप में. एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. यानी उन्होंने क्या कहा, ये शाल ले लेके मैं अब शालीन बन गया हूँ. शालीन यानी एकदम वी कैन से जेंटल, पोलाइट बन जाता है ना, वैसे
हो गया ऐसे लग रहा है. त्याच्या बोलण्यातील अप्रोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. यानी उनका बोलने का जो तरीका था ना, वो उनको राइटर को ही क्या सबको भी समझ में आता था. जैसे कि कोई रहता है हमारा फ्रेंड या कोई, हम उसको कुछ हमारा सीक्रेट कहते हैं तो कुछ हम तेरा ही बोलते हैं ना. फ्रेंड बोलता है मैं बताऊंगा जाके, हाँ जा जा बता बता जा बता, सबको बता, पूरे गांव को बता, हम कहते हैं. तो यहाँ पे भी उसने क्या कहा था, किसने, नारायण सुर्वे ने, कि ये शाल पहन पहन के मैं अब शालीन हो गया हूँ. शालीन यानी पोलाइट, नम्रता एकदम. तो शाल जैसे अब शाल पहनते हैं बार बार, अगर हमें स्टेज पे बुलाएगा कोई ना कोई, चलो नगर सेवक हो या कोई, कहीं कहीं पे डेली डेली उसको बुलाया जाता है सम्मान के रूप में, उसका सम्मान किया जाता है, शाल पहनाया जाता है, तो क्या होगा वो, घमंडी होगा कि एकदम पोलाइट होगा एकदम, क्या होगा, क्या होगा बोलो. पोलाइट नहीं होगा, घमंडी होगा, उसका घमंड चढ़ जाएगा, टाइट हो जाएगा कॉलर. तो यहाँ पे भी वो क्या बोल रहा है, उसने क्वेश्चन किया है, देखो यहाँ पे उसने बोला ऐसे, लेकिन वो उल्टा बोलना चाहता था कि शालीन पहन पहन के मैं शालीन हो गया हूँ. शालीन यानी पोलाइट. तो देखो वहाँ पे त्याच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच, खोच यानी हिडन थिंग, माझ्याच नव्हे यानी राइटर को ही नहीं सबको समझ में आया. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय, यानी इसके दोनों का संबंध क्या है, शाल और शालीनता. शाल यानी ब्लैंकेट और शालीनता यानी वही पोलाइटनेस. इसका संबंध काय है, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली बिना शोभते. यानी शालीनता जो जेंटलनेस होते हैं शाल के बिना ही अच्छी लगती है. सर्व मुळातच शालीन. सुर्वे नारायण सुर्वे मुळातच शालीन यानी पहले से ही जेंटल थे. शालीनच्या वर्षावखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी श्रीनही झाली नाही. यानी नारायण सुर्वे पहले से ही पोलाइट और जेंटल थे. शाल के वर्षाव के पीछे उनके कभी कम नहीं हुआ, पोलाइटनेस या जेंटलनेस कभी भी कम नहीं हुआ. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन. यानी कविवर्य क्या कह रहे हैं कि शाल के कारण अगर शालीनता आती, यानी शाल पहनाने से अगर सब में पोलाइटनेस जेंटलनेस आती, तो क्या करता हो, मैं कर्जबाजारी हो रही. कर्जबाजारी यानी बाजार से कर्जा लेता, पैसे कर्जा लेता और उसकी शाल परचेस करके लोगों को देता. भीकेला लागेन यानी भीख मांग के पैसा इकट्ठा करके भी लोगों को शाल पहनाता. पण शेकडो शाल खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच देईन. यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला. इस पर नारायण सुर्वे हंसने लगे. यानी उन्होंने बोला ना कि शाल पहनने से मैं शालीन बन गया हूँ क्या, तो इसके लिए वो कविवर्य कह रहे कि अगर शाल पहनने से अगर शालीनता आती तो मैं कर्ज लेता, भीख मांग के भी पैसा इकट्ठा करके लोगों को शाल बांटता, तो ताकि सब लोग जेंटल हो जाते. शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असे आहे. यानी शाल पहनने से शालीनता आती है की जाती है, जाती है. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. यानी सम्मान करने के पीछे हमें एक जो शालीन जग यानी जेंटल जग है हमारा, जो ये पूरा ये है कि दुनिया कहते हैं हम, जहाँ सब सीधे और जेंटल लोग हैं, वो एक घुमाने का मौका होता है शाल पहनने से. अभी थर्ड पार्ट. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झाला. 2000 साल में इसमें ये अध्यक्ष बना. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींच्या वर्षाव झाला. यानी 1-2 साल में इसके ऊपर बहुत से शाल का बारिश होने लगा. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते. यानी इतना शाल जमा हो गया कि उसकी 8x6 यानी 8x6 की खोली कितनी छोटी रहती है, देखो 8x6 की खोली, उतनी खोली में शाल को रखना पॉसिबल नहीं था. मग मी सगळ्या शालीचे गोठडे बांधून ते निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरह तिला सर्व अधिकार दिले. यानी फिर उसने वो सब शाल का एक गोठड़ी बनाया, यानी कपड़े में एक बांध के अपने फ्रेंड के यहाँ रख के आया और बोला तेरे को यूज़ करना हो यूज़ कर लेना. बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. यानी उसका फ्रेंड इतना प्रामाणिक था कि उसने अपने
खोली में वो शाल संभाल के रखे. हळूहळू मी सगळ्या शाला वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. यानी धीरे धीरे उसने सारी शाल बेच दी. किसमें? गरीब लोगों में सारी शाल बेच दी. याच सुमारास मी शनिवार पेठातील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. यानी शनिवार के दिन वो वहाँ ओंकारेश्वर मंदिर का पुल था, वहाँ मंदिर था, वो पुल में रोज शाम के टाइम जाता था. तेटील कटियावर बसने मला आवड़ते. कटियावर यानी जो पैरी रहती है, किनारा, पुल के ऊपर सीट्स जो थी किनारे पे, वहाँ बैठता था. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, एक दिन कड़क ठंडी के दिन था, एक माता यानी ओल्ड पीपल, अशक्त भिक्षेकरी, अशक्त यानी जिसमें शक्ती नहीं थी एकदम, कटियाला लागून चिरगुटे टाकून व पांघरून कुळकुळत बसल्याचे मी पाहिले. भिक्षेकरी यानी भिखारी, चिरगुटे टाकून यानी फटा पुराना कपड़ा बिछा के वह पांघरून यानी कवर, अपने शरीर को भी फटे पुराने कपड़े से कवर करके ठंडी के टाइम वहाँ काप रहा था, बैठा था. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कटियावर आलो. यानी दूसरे दिन उसने वहाँ पे 2 शाल लेके उधर आया. तो म्हातारा होताच, त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. यानी उसने उसको 2 शाल दिया, उसने उसका नमस्कार किया. अभी मुझे बताओ, भिखारी जो रहते हैं, अगर कोई भिखारी ये है, अनकेपेबल ये एकदम और सब है, तो हम समझ सकते, चलो कभी कभार दे देते 2-5 रुपये. लेकिन एकदम अच्छा कपड़ा पहना है, बाबा देना, ऐसा तो तुम लोग दोगे क्या उसको? नहीं देते. तो यहाँ पे भी सेम, भिखारी पहले था, उसने 2 शाल दिया. अभी एकदम मखमली शाल पहनने आ रहेगा, कोई भीख देगा उसको? तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उस्त लाभली नाही. उस्त यानी फुर्सत, उसको मंदिर में जाने की फुर्सत नहीं मिली. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. उसके बाद वापस आना जाना शुरू किया. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. फिर उसको याद आया, यहाँ पे एक भिखारी था, मैंने शाल दी थी. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, यानी हमेशा की जगह पे नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठला व पुलावर चालू लागला. ना उसने वहाँ पे नहीं था, तो उसने सोचा चलो आज पुल के ऊपर चक्कर मारता हूँ. पुलच्या जवळपास मध्येवर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. कहीं दूसरी जगह पे पुल के ऊपर ही दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय, 30 चिरगुट्टे अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे जीने, यानी वही फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने बिछाया, नीचे बिछाया हुआ, और वही गरीबी भरी जिंदगी. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? उसने पूछा, बाबा आपने पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली, यानी ना बोलते हुए मान हलवली. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होता, आठवते? यानी मैंने आपको 5-6 दिन पहले 2 शाल दिया था, आपको याद है? यावर माताला खुल्ला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भलिया माणसं, तू लई मोठा, यानी हे भला आदमी, तू बहुत बड़ा. म्यासनी शाल दिल्या. म्यासनी यानी एकदम मखमली, म्यासनी यानी एकदम मखमली शाल दिल्या. पण बाबा मी भिकारीला शाली कशी शोभतील? लेकिन मुझ भिकारी को शाल कैसे शोभा देगी? त्या शोभेपेक्षा पेटाची आग लई वाईट. वाईट यानी खराब, यानी त्या शोभे यानी वो शाल की शोभा के ज़्यादा क्या थी? पेट की आग बहुत खराब थी, यानी पेट में भूख थी. मी शाली इकलिया. देखो यहाँ पे वर्ड इकलिया ही है, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो रहा है? इकलिया यानी विक लिया, विक लिया यानी बेच दिया. पैसेज में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन ऊपर रहता है कि ऐसे 2 वर्ड बताओ इसमें से, तो एक इकलिया, इकलिया यानी विक लिया, बेच दिया. वह 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतले बाबा, यानी 2-3 दिन पेट भर के खाना खाया. आमचे असले बिकट जीना, यानी हमारा ये इतना हार्ड लिविंग रहता है. बिकट यानी हार्ड लिविंग. तुझे लय उपकार होय बाबा, यानी आपका बहुत बड़ा उपकार है. शालीची शोभा आणि ऊब, यानी शाल की शोभा और ऊब यानी उसकी वॉर्मनेस, शाल की वॉर्मनेस. वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, यानी पेट की आग और अन्न की वॉर्मनेस. कौन सी ज़्यादा वार्म थी? भूख वाली वार्म थी.
तो उन्होंने कहा है कि भूखल्यास अन्न दिया गया, यानी भूखा है उसको अन्न दो. ताणलेल्यास पाणी द्यावे, जो प्यासा है उसको पाणी दो. आणि हेही जमले नाही तर अभंगाच्या सन्मानाच्या शाली तर द्यावेत, यानी और कुछ नहीं दे सकते तो उनको एक शाल तो पहना हो. इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. चलो.